Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको चैनल मिल जाएगा। वहां से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, और अगेन आपको सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन ही टाइप करना है, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर कर आप लोग अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। देन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात जो कि डेली बेसिस पर मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। मॉर्निंग में 7 बजे द हिंदू का वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है, उस वीडियो को ज़रूर देख लिया करो। सारे करंट अफेयर उस वीडियो के अंदर कवर करवाए जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को इंक्लूड कर दिए जाते हैं, बट अभी 2 दिन से इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि द हिंदू का वीडियो खुद लेंदी हो जाता है। जब द हिंदू के अंदर सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर वही वाला डिस्कस किया जाता है। जब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कम आते हैं तो वेरियस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को भी मैं उसी के अंदर ऐड कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और उसके बाद हम लोग हर रोज़ शाम को 8 बजे प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को चलाते हैं। इसी वजह से इस वीडियो का नाम है प्रीलिम्स क्रैकर थ्रू एमसीक्यूज़। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ मिलते हैं डेली बेसिस पर, और एमसीक्यूज़ के थ्रू ही हम लोग करंट अफेयर को कवर करते हैं। खास बात यह है कि ये सारे एमसीक्यूज़ एडवांस लेवल के हैं। एडवांस लेवल का मतलब है जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछता है उसी प्रकार के एमसीक्यूज़ मिलेंगे, यानी कि पूरे के पूरे प्रीलिम्स पैटर्न बेस्ड एमसीक्यूज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप लोग वीडियो में आगे एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। तो आज का पहला क्वेश्चन है G20 के संबंध में। अच्छा, ये क्यों है चर्चा में? क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली G20 के बीच की, आप कह सकते हो G20 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इनके बीच में मीटिंग होती है, एक डिस्कशन होता है, और इस मीटिंग से हटकर इंडिया चाइना के बीच में भी बातचीत होती है। ये सारी बातें मैंने आपको द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर ऑलरेडी कवर करवा रखी हैं। बट अब यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन तैयार किया गया है, वो G20 के संबंध में है, G20 से रिलेटेड है। तो ट्राई करना इसको आप लोग सॉल्व कर सको। हर एक क्वेश्चन को मैं दिखाता चलूँगा और थोड़ी देर के लिए पॉज करूँगा। आप लोग खुद ऑनेस्टली क्वेश्चन का जो आंसर है वो देने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है G20 के रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है 20 देशों का। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है इंडिया, चाइना, कनाडा ये तीनों के तीनों G20 के मेंबर्स हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो G20 की 2023 वाली समिट है या 2023 वाली मीटिंग है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होगी। अब आपको बता रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पढ़ना है। पूछा गया है स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं लोग। अब नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, या फिर ऑप्शन डी तीनों ही करेक्ट हैं। एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके देखते हैं यहाँ पर किसका आंसर सही निकलता है। अब इसके आंसर को डिकोड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है डी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए चलते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। G20 क्या एक इनफॉर्मल ग्रुप है? बिल्कुल एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ध्यान में रखना इस बात को। साथ ही साथ में मेंशन किया गया है G20 के अंदर 20 मेंबर्स हैं, तो इतनी यहाँ पे नॉर्मल सी बात है। हाँ, G20 आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है, यानी 20 मेंबर्स का एक ग्रुप बना हुआ है। अब इसमें क्या 20 देश हैं? तो नहीं, इस बात को भी ध्यान रखना है। 19 तो अलग अलग देश देखने को मिल जाएंगे, और एक है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के अंदर टोटल आपको 27 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, 27 नेशंस देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा मिलाकर G20 बनता है। ठीक है, G20 को फाउंड किया गया था 1999 में, इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? तो स्टेटमेंट 1 आपका सही हो गया। दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। G20 के अंदर 20 मेंबर्स हैं। वो 20 मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो उसमें है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द लास्ट यूरोपियन यूनियन।
तो ये सब मिलाकर G20 ग्रुप बनता है। तो क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है? इंडिया, चाइना, कनाडा तीनों के तीनों G20 के मेंबर्स हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया भी है और साथ ही साथ में कनाडा भी है और चाइना भी है, ये तीनों G20 के मेंबर्स हैं। तो इस वजह से स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पे आपको बहुत ध्यान में रखनी है, G20 का कोई भी फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अलग अलग जो कंट्री है वो यहाँ पर G20 की प्रेसिडेंसी को संभालती है, तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कंट्री टू कंट्री चेंज होता रहता है, इसका कोई भी फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं होता। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट में ये चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, साल 2023 भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साल 2023 में भारत यहाँ पे G20 के समिट को संभालेगा। भारत के पास यहाँ पे प्रेसिडेंसीशिप आने वाली है, तो G20 का जो समिट है 2023 का वो भारत संभालेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जम्मू एंड कश्मीर 2023 की मीटिंग को बिल्कुल होस्ट करने वाला है। ये न्यूज़ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे 2023 की जो G20 की मीटिंग है उसको होस्ट करेगा। इसी वजह से स्टेटमेंट 3 जो है वो भी करेक्ट हो जाता है। तो इसका आंसर आपको तीनों स्टेटमेंट करेक्ट देखने को मिलेंगे। आई होप आपने बिल्कुल सही से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा या सही आंसर इसमें मतलब सोचा होगा, क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब आप कहोगे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं क्या G20 या ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ या फिर G7 G8 से? हाँ बिल्कुल बनते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी साल 2020 में पूछा गया था। अब 2020 का है तो ज़्यादा कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया, G20 के अंदर कितनी कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं? वो तो आपको पता है G20 देखने को मिलती हैं। सॉरी, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हर एक ऑप्शन के अंदर 4-4 देशों के नाम दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें से चारों ही देश G20 के मेंबर्स हैं। तो बता दो इसका कौन सा करेक्ट आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ए वाला। अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की, यहाँ पे ये चारों के चारों G20 के मेंबर्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। G20 हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। अच्छा, एक सिंपल सा काम आप लोग को दिया जा रहा है, वो यह है G20 जो कंट्रीज़ हैं इनको याद रखने की क्या ट्रिक हो सकती है, नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग यहाँ पे एक बार कोशिश करना। और जिसकी भी ट्रिक अच्छी लगती है मैं उसको पिन कर दूंगा, ताकि बाकी सारे लोग भी देखकर उसका फ़ायदा उठा सकें और इन G20 कंट्रीज़ को याद रख सकें। क्योंकि भारत के लिए भी G20 ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो ये कोई इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। आगे आते हैं। अब देखो, G20 के अलावा आपको 2 ग्रुप्स और देखने को मिलते हैं जो कि लगातार चर्चा में रहते हैं। वो है G8 और G7। तो आप कहोगे G8 तो है नहीं अब की बार। ठीक है, अब की बार नहीं, G8 ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। देखो, G8 जो है इसके अंदर 8 कंट्रीज़ हुआ करती थी। कौन कौन सी? जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, US, इटली, जापान और रशिया। लेकिन G8 आज के टाइम पर वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया था। अब रशिया को क्यों निकाला गया? क्योंकि 2014 में यूक्रेन का एक रीजन है क्रीमिया वाला, जिसको यहाँ पे रशिया ने हथिया लिया था, उसको कब्जे में ले लिया था। उसके बाद से रशिया को G8 से निकाल दिया गया, तब से ये G8 खत्म हुआ और ये G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ वर्क करता है। G7 के अंदर ये 7 देश हैं जिनके नाम मैंने भी आपको बताए। G7 कंट्रीज़ को याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो, जूस विद GF करके यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक से याद रख सकते हो। अब कैसे याद रखा जाएगा? J से जापान हो गया, U से यहाँ पे US हो गया, I से आप देख पाओगे इटली हो गया, C से कनाडा हो गया, E से इंग्लैंड, ध्यान रखना इंग्लैंड से याद रख पाओगे UK हो जाएगा, G से जर्मनी हो गया और F से फ्रांस हो गया। ठीक है ना? तो ये कंट्रीज़ का नाम ऐसे ध्यान रख सकते हो, खासकर G7 कंट्रीज़ के। G8 की क्या ट्रिक हो सकती है उसका आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन बताना है। तो ये आपने G8 और G7 के बीच का डिफरेंस समझा। अब एक चीज़ और समझो, देखो G7 की 7 देश, इसमें रशिया को और ऐड कर दो और साथ ही साथ में ये कुछ कंट्रीज़ और ऐड कर दो, तो ये सारी कंट्रीज़ मिलकर G20 ग्रुप को बनाती हैं। इंडिया जो है G7 G8 का हिस्सा नहीं है, इंडिया यहाँ पे G20 का हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। जैसा मैंने आपको बताया G20 ग्रुप लगातार चर्चा में था पिछले कुछ दिनों में, तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया। तो G20 के संबंध में ये 3 और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा इसके बारे में, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो ये कुछ अलग से पॉइंट्स हैं, एक यूनिक पॉइंट्स हैं जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है।
तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, G20 का कोई हेडक्वार्टर है कहीं पर? नहीं है, इस बात को रट लेना, इसका कोई भी फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है। दूसरा पॉइंट, जो G20 मेंबर्स हैं यानी कि G20 के अंदर जितने भी देश आपको देखने को मिलते हैं, इनको 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। 5 अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 करके। अब इंडिया कौन से वाले ग्रुप में आता है? तो इंडिया ग्रुप 2 में आता है, ठीक है ना। इंडिया इज इन ग्रुप 2। ग्रुप 2 में भारत के साथ में रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की भी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, किस किस को पता था ये बात। एक और पॉइंट पर आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, G20 का, वो है ट्रोइका मीटिंग। तो ट्रोइका मीटिंग भी होती है G20 कंट्रीज़ के बीच में। ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा, एक आप कह सकते हो बोगी सी है, जिसमें यहाँ पे 3 घोड़े आगे देखने को मिलेंगे। ये 3 घोड़े इस बोगी को खींच रहे हैं, जो कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा है ना, वही बेसिकली ट्रोइका कहलाता है। ये आप देखोगे यहाँ पे 3 हॉर्सेस देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक ट्रोइका है। तो मतलब ट्रोइका भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है G20 के अंदर, बिल्कुल। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है ट्रोइका मीटिंग का? तो इसमें बेसिकली 3 देश होंगे, सिंपल सी बात है। और वो 3 देश प्रेजेंट टाइम पे कौन कौन से हैं? तो प्रेजेंट टाइम पे जो ट्रोइका है वो 3 देशों से मिलकर बना हुआ है। किस किस से? इटली, इंडोनेशिया और इंडिया। कहोगे ऐसा क्या है इसमें, मतलब यही 3 कंट्रीज़ को क्यों चूज़ किया गया? तो एक बात और ध्यान रखना, जब भी ट्रोइका मीटिंग होती है, ट्रोइका के अंदर जब भी हम लोग 3 कंट्री को चूज़ करते हैं, तो एक कंट्री तो वो चूज़ की जाती है जिसमें आप कह सकते हो, मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे, एक हो गया पास्ट ईयर, एक हो गया प्रेजेंट ईयर और एक हो गया फ्यूचर ईयर। यानी G20 की मीटिंग की बात की जा रही है। जैसे अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम पे साल 2022 के अंदर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाएगा साल 2021 के अंदर और साल 2023 में G20 की मीटिंग जो है या G20 की प्रेसिडेंसी को साल 2021 में किसने संभाला था, और प्रेजेंट ईयर इस साल कौन संभाल रहा है, और फ्यूचर में कौन संभालेगा। तो इन तीनों कंट्रीज़ का मतलब संगठन जो है वो यहाँ पे ट्रोइका मीटिंग कहलाता है। इन तीनों कंट्रीज़ को मिलाकर ट्रोइका मीटिंग बनती है, ठीक है ना। तो ट्रोइका मैंने आपको बता दिया कि वो जो कंट्रीज़ मतलब जो कि G20 को होस्ट कर रहा है, पिछले साल में, प्रेजेंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में, वो तीनों मिलकर ट्रोइका बनाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है G20 का। ये कुछ अलग से पॉइंट्स थे, जिसको पता है बता देना कि हाँ मुझे हमें पता था, जिसको मतलब पता भी होगा तो काफ़ी सारे लोगों को चीज़ें याद नहीं आ रही होंगी, तो एक रिविजन भी यहाँ पे हो जाता है। आगे आते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। लोकेशन वाइज क्वेश्चन हर साल बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं पिछले कुछ सालों में लोकेशन वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी कभी तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे अब की बार साल 2022 में आपने पता होगा अफ़गानिस्तान को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। अफ़गानिस्तान से कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर को शेयर करती हैं, लेकिन करेंट टाइम पे साउथ कोरिया और इंडिया के रिलेशनशिप्स चर्चा में हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है बहुत अच्छा सा। क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये सैंडविच है, यानी आप कह सकते हो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ये दोनों देश सैंडविच की तरह हैं, बीच में आ रहे हैं। लेकिन बीच में आने के साथ साथ इसके ऊपर और नीचे क्या क्या देखने को मिलता है, या फिर किसके बीच में आते हैं ये दोनों, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कोरियन स्ट्रेट एंड बुंगलो चैनल के बीच में ये दोनों देश आते हैं, या फिर ऑप्शन बी बोलता है सी ऑफ जापान या फिर पैसिफिक ओशन के बीच में आते हैं, या तीसरा स्टेटमेंट बोलता है येलो सी या फिर सी ऑफ जापान के बीच में आते हैं, साउथ चाइना सी या फिर पैसिफिक ओशन के बीच में आते हैं। तो आपने कितनी बार तो लोकेशन देखी होगी 100%, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बहुत सारे लोग बहुत आराम से यहाँ पर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कोशिश करो इसका एक बार आंसर देने की, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली एक आर्टिकल भी पब्लिश होता है जहाँ पे इंडिया साउथ कोरिया बायलैटरल पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की जाती है। तो क्वेश्चन तो हमने देख लिया, चलो इसके आंसर को डिकोड करते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा सी, येलो सी और सी ऑफ जापान के बीच में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया देखने को मिल जाते हैं। अब लोकेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये रही लोकेशन, यहाँ पे आपको नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगा, इधर आपको साउथ कोरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे येलो सी है और इधर सी ऑफ जापान। तो येलो सी और सी ऑफ जापान के बीच में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पड़ जाता है। इधर ब्रेड हो गई, इधर ब्रेड हो गई, और यहाँ पे आप कह सकते हो पूरा सैंडविच तैयार हो गया। सैंडविच मतलब बीच में आने वाले ये देश हैं, इसके ऊपर नीचे कौन कौन से एरियाज़ देखने को मिल रहे हैं इसके बारे में ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना। अब आप देख पाओगे ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में था। अब चर्चा में इसलिए था कि भैया पार्टनरशिप को बढ़ानी चाहिए। पार्टनरशिप को क्यों बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम लोग देखें तो उस पूरे ईस्ट एशिया रीजन में, जब आप लोग ईस्ट एशिया को देखते हो तो ये वाले पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इधर आपको जापान देखने को मिलेगा,
जापान के बाद इधर आपको वियतनाम देखने को मिलेगा, वियतनाम के नीचे यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, और यहीं पर ऊपर साउथ कोरिया देखने को मिल जाता है जापान के बिल्कुल बगल में। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ देखने वाली यह है कि भारत के जो रिलेशनशिप हैं जापान के साथ में बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं, वियतनाम के साथ में भी बहुत अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। बट इस पर्टिकुलर रीजन में साउथ कोरिया एक ऐसा देश बच जाता है जिसके साथ में रिलेशंस हमारे ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर हम लोग प्रीवियस टाइम पे देखें तो रिलेशन काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, दोनों कंट्रीज़ के बीच में कल्चरल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, सब कुछ अच्छा है, बट रिलेशन फिर भी बहुत स्लो चल रहे हैं। तो रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश होता है कि भारत और साउथ कोरिया को अपने रिलेशंस मजबूत करने चाहिए और इस पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर साउथ कोरिया को एक और एज अ इम्पॉर्टेंट पिलर जोड़ लेना चाहिए। किसके अंदर में? ऑस्ट्रेलिया तो है ही भारत के साथ में, इधर वियतनाम भी भारत के साथ में है और इधर जापान भी साथ में है, तो यहाँ पे 3 पिलर तो भारत के साथ में खड़े हैं। चौथा पिलर यहाँ पे साउथ कोरिया को बना लेना चाहिए, जो कि ये चारों कंट्रीज़ अगर इंडिया के साथ मिलकर काम करती हैं तो चाइना के इस अग्रेशन को, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर देखने को मिलता है, चाइना की इलीगल एक्टिविटीज़ इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलती हैं, उसको कम किया जा सकेगा। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे देखने को मिल रही थी, इसी वजह से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया चर्चा में थे। साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर ही नॉर्थ कोरिया है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये साउथ कोरिया हो गया, ऊपर नॉर्थ कोरिया हो गया। क्लियर हो गया। तो ऐसे सैंडविच वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, क्या? बिल्कुल क्वेश्चन बन जाते हैं। आप देखो 2014 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था? टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, टर्की किस किस के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ऑप्शन बी ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन सी गल्फ ऑफ स्वेज या फिर मेडिटेरेनियन सी, या फिर ऑप्शन डी गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में टर्की स्थित देखने को मिलेगा। ये देखो, ये रहा टर्की, ऊपर हो गया ब्लैक सी और नीचे हो गया मेडिटेरेनियन सी। इसी प्रकार से यहाँ पे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया वाला क्वेश्चन था। तो देख रहे हो ना कि जो भी आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो पूरा का पूरा यूपीएससी प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे प्रीलिम्स का पैटर्न है उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन तैयार करके दिए जाते हैं, ताकि आप लोग प्रीलिम्स के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सको और वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम आपको ना लगे। तो इंपॉर्टेंट बात थी, ध्यान में रखना इसको लेकर, काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं लोकेशन वाइज। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वो आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या चर्चा की गई है? नेचुरल फार्मिंग को लेकर यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो विद रेफरेंस टू द नेचुरल फार्मिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश होता है। क्या होता है कि हमारे जो पीएम मोदी हैं वो बेसिकली नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के ऊपर कोशिश करते हैं। बोलते हैं कि जो नेचुरल फार्मिंग है वो कहीं ना कहीं हमारी सॉइल की क्वालिटी को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, सॉइल की क्वालिटी को बरकरार रखेगा। तो नेचुरल फार्मिंग एक काफ़ी अच्छी फार्मिंग मानी जाती है। तो नेचुरल फार्मिंग के रेफरेंस में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए। अब सर बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है मिजोरम इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। मिजोरम पूरे दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट है जहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग की जा रही है, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र, बिना किसी केमिकल खाद का इस्तेमाल करके। दूसरा ऑप्शन बोलता है नेचुरल फार्मिंग कहीं ना कहीं सिंक्ड है, आप कह सकते हो एसोसिएटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 से। आपको पता होगा टोटल हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो उनमें से जो गोल 1 है क्या वो नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड है? तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम पीजीएस जो सर्टिफिकेशन है इसका एम है नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए बोलता है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं। चलो इसके आंसर को डिकोड करते हैं, आप लोग कोशिश करो इसका आंसर देने की। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा 3 ओनली। तो यही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी ऊपर के 2 स्टेटमेंट आपको गलत देखने को मिलेंगे। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो जो नेचुरल फार्मिंग में होता क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। नेचुरल फार्मिंग बेसिकली एक केमिकल फ्री फार्मिंग है। अब जैसे आप लोग फार्मिंग करते हो तो उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ऐसे खाद का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग बेसिकली केमिकल फ्री फार्मिंग है, वहाँ पे केमिकल्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है, और ऐसा नहीं है कि अभी से स्टार्ट की है, बहुत लंबे समय से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, यानी कि केमिकल फ्री फार्मिंग की जा रही है।
केमिकल्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि मिजोरम दुनिया का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट है, तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मिजोरम नहीं है, सिक्किम है। तो सिक्किम पहला स्टेट है दुनिया का जो कि फुली ऑर्गेनिक स्टेट बना, जहां पे पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को किया जा रहा है। दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 1 इज़ द नॉट करेक्ट। फिर उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं। यहाँ पे अगेन चर्चा की जाती है, देखो जो नेचुरल फार्मिंग है वो बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक तो है, लेकिन मैंने आपको बताया हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल 17 गोल हैं जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं। बट यहाँ पे आपसे स्टेटमेंट में पूछा गया क्या नेचुरल फार्मिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 से एसोसिएटेड है, 1 से लिंक है? तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे जो हमारी नेचुरल फार्मिंग है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 से लिंक होगा। गोल 2 क्या बात करता है? हंगर को ख़त्म करने के लिए, भूखमरी को ख़त्म करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, न्यूट्रिशन की बात करता है। इस वजह से आप कह सकते हो ये जो गोल 2 है उससे लिंक होगा। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है ये भी गलत है। अच्छा, एक और सिंपल सा क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 में कौन सी चीज़ बताई गई है? गोल 1 के अंदर क्या देखने को मिलता है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप कर सकते हो। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। जो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ये क्या करता है? जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि नेचुरल फार्मिंग से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने का काम करता है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। तो बेसिकली यहाँ पर ये इंश्योर करता है कि देखो जो भी प्रोडक्शन है वो यहाँ पे सारी चीज़ें जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको देखते हुए हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सर्टिफिकेशन का काम बिल्कुल पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम का है, और वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं थर्ड वाले स्टेटमेंट में कि पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम जो सर्टिफिकेशन है इसका मकसद है नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना। बिल्कुल सही बात है, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के ऊपर काम करता है। दैट इज़ वाई द स्टेटमेंट 3 इज़ द करेक्ट वन, और आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C, 3 ओनली। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब ये बात आपने समझ ली। अब देखो नेचुरल फार्मिंग को लेकर इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर की गई हैं। तो होती क्या है नेचुरल फार्मिंग? चलो मैं आपको अलग से पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया हम लोग करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं थ्रू MCQs। तो करंट अफेयर में नेचुरल फार्मिंग चर्चा में है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दे रहा हूँ, उनको याद रखना। सबसे पहला पॉइंट, नेचुरल फार्मिंग क्या है? तो एक केमिकल फ्री फार्मिंग होती है, लाइव स्टॉक बेस्ड होती है, यानी गाय भैंसों का इस्तेमाल किया जाता है, उनके गोबर का इस्तेमाल, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग इस फार्मिंग को आगे बढ़ाते हैं। अब उसके बाद देखो एक इम्पॉर्टेंट बात, नेचुरल फार्मिंग अभी हम लोग फोकस में बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके फ़ायदे एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी देखने को मिलेंगे। एनवायरमेंट को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये सॉइल की हेल्थ को मेंटेन रखेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। चौथी इंपॉर्टेंट बात, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा। तो नेचुरल फार्मिंग के ये फ़ायदे देखने को मिलते हैं। बाकी नेचुरल फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके थ्रू लाया गया था? ये जो फार्मिंग का अप्रोच है ये सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था मसानोबू फुकुका, इनके थ्रू लाया गया था। ये एक जापानीज फार्मर हैं, एक फिलोसोफर हैं। इनकी एक बुक है 1975 के अंदर इन्होंने की एक बुक आई थी द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन, उसके अंदर नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया भी गया है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो नेचुरल फार्मिंग को बहुत अच्छा माना जाता है। बोला जाता है कि नेचुरल फार्मिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि हमारे प्लैनेट को बचाने का काम करती है। इंडिया के अंदर नेचुरल फार्मिंग को लगातार प्रमोट किया जा रहा है अलग अलग प्रोग्राम्स और योजना से। जैसे एक योजना आपको देखने को मिलेगी भारतीय प्राकृतिक कृषि प्रधान योजना, तो पद्धति योजना। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस चीज़ के संबंध में है? तो ये नेचुरल फार्मिंग के संबंध में है। उसके साथ में परंपरागत कृषि विकास योजना आपको देखने को मिल जाएगी, ये भी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने का काम करता है। तो नेचुरल फार्मिंग के बारे में इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब नेचुरल फार्मिंग का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है ये याद रख लेना, क्योंकि आपको ये मेंस में भी हेल्प करेगा। तो इंपॉर्टेंस में आपको 4 मेजर पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा महंगा है, उसको लगातार हम लोग खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। बट नेचुरल फार्मिंग में क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, पोल्यूशन कम होगा। दूसरा, यहाँ पर हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। अब जब हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं फार्मिंग के अंदर तो उससे हेल्थ को लेकर काफ़ी सारे रिस्क बढ़ सकते हैं, बट
नेचुरल फार्मिंग में कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं हो रहा है, और अपने आप में जब आप लोग केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हो, एक नेचुरल तरीके से एक प्रोडक्ट को ग्रो कर रहे हो, तो उससे उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, आपके हेल्थ के लिए थोड़ी सी ज़्यादा फ़ायदेमंद देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द केमिकल बेस्ड प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा एक और इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। तो बोला जाता है कि यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक बहुत बड़ा मददगार साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हो नेचुरल फार्मिंग, खासकर पहली बात तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया के अंदर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोज़गार आपको देखने को मिलेगा। और नेचुरल फार्मिंग के अंदर यहाँ पे एक पोटेंशियल, एक ताकत देखने को मिलती है जो कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा। तो ये सारे फ़ायदे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट या सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस आता है कि नेचुरल फार्मिंग से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि हमारी सॉइल की हेल्थ बनी रहेगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो जो भी पोल्यूशन होता है, कार्बन वगैरह निकलता है, वो सब यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये तो हो गए सिग्निफिकेंस नेचुरल फार्मिंग के। अब बात करते हैं कुछ इश्यूज़ की, तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि मेंस के अंदर सभी चीज़ें पूछी जाएंगी एक साथ जब भी पूछा जाएगा। तो कुछ चैलेंजेस भी हैं नेचुरल फार्मिंग को लेकर। सबसे बड़ा चैलेंज यह है, सिक्किम भले ही इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका हो जहां पे नेचुरल फार्मिंग दबा के की जा रही है, सभी कुछ यहां पे नेचुरली ग्रो किया जा रहा है, बट जो उपजाऊपना है, जो आप कह सकते हो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, उसके अंदर काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिली है। होता क्या है, केमिकल फर्टिलाइज़र से जो आपका प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाता है, बट यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग के अंदर दिक्कत यह है कि आपका प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, धीरे धीरे आपको उसके ऊपर काम करना होगा, उसके बाद ही आप लोग बढ़ा सकते हो। तो अभी के टाइम पे हमने सिक्किम में यही देखा कि जो यील्ड है, प्रोडक्शन है, वो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ नजर आया। बाकी एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या देखने को मिलती है कि अगर आप सोच रहे हो कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, हम लोगों ने फोकस ये किया कि नेचुरल फार्मिंग से फार्मर्स की जो इनकम है, इनकी आय है, वो बढ़ जाएगी, बट ऐसा यहाँ पे लग नहीं रहा है। ठीक है ना, ऐसा यहाँ पे हम लोग को बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा अभी तक प्रूव ही नहीं हो पाया है कि फार्मर्स की इनकम बढ़ रही हो। तो यहाँ पे अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो नेचुरल इनपुट्स होते हैं उनकी काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिलेगी। नेचुरल फार्मिंग के लिए आपको कुछ इनपुट्स चाहिए होंगे, क्योंकि केमिकल फ्री एग्रीकल्चर है, तो आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल तो करोगे नहीं, नेचुरल खाद वगैरह का इस्तेमाल करोगे, उनकी काफ़ी बड़ी कमी है। इसकी वजह से यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो अपना पेशेंस ज़्यादा लंबे समय तक मेंटेन कर नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से भी जो नेचुरल फार्मिंग है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नज़र आती है। तो ये सारे आपने इसके बेनिफिट्स, इश्यूज़, एवरीथिंग जितना भी कुछ है वो सब कुछ कवर कर लिया है। कोई भी क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले यहाँ पे देखो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है। साल 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप देखोगे, विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को ऑपरेट किया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो अपीडा है, दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि हमारे एग्रीकल्चर के मामले में एक्सपोर्ट को एक बहुत बढ़ावा देता है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया ये जो अपीडा है ये काम करता है और वही यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को इम्प्लीमेंट करता है, इसको लागू करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट ये दिया गया, सिक्किम यहाँ पे इंडिया का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये तो आपने पहले भी देख लिया है। तो बताना यह है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट देखने को मिलेगा। अब चलो इसके आंसर को देखते हैं। तो 2018 का क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर आपको 2 और 3 देखने को मिल जाता है। पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। अब इसका आंसर क्या बोलता है इसको देखते हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट में ये बोला गया कि जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देता है, इसको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में लेकर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के गाइडलाइंस के अंडर में वर्क करता है, बट ऐसा नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में नहीं आता, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो इसको लागू करती है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। दूसरा जो अपीडा है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही बेसिकली इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है और यही यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम को, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को लागू करता है। तो इस वजह से यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाता है और तीसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, ये तो आपको पता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसी वजह से नेचुरल फार्मिंग को लेकर आपके लिए एक MCQ को तैयार किया गया।
आगे आते हैं, जितनी भी बातें आपको मिल रही हैं इन सबको स्टोर करके रखना, पीडीएफ को अपने पास में रखना। मंथ के एंड में सारे एमसीक्यूज़ का कंपाइलेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मतलब जितने भी एमसीक्यूज़ आपने कवर करे होंगे, एक दिन में 6-7 जो भी आप लोग कवर कर रहे हो, भले ही कम हो रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी से ज़्यादा मैटर करती है क्वालिटी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोग बोले सर 20 एमसीक्यूज़ रोज़ लेकर आओ। अब 20 एमसीक्यूज़ यार रोज़ाना करंट अफेयर के बेसिस पर कैसे बनाए जाएँ, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। हद से हद यहाँ पर 5, 6, 8 बन सकते हैं जो क्वालिटी वाले बन सकते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब बहुत सारे एमसीक्यूज़ बना तो सकते हैं, वो नेम बेस्ड होंगे, ऐसे ही होंगे, तो वहाँ पे वो जो क्वालिटी है ना वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे चीज़ों को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है, एमसीक्यूज़ को लेकर आना काफ़ी मुश्किल है, बट यहाँ पे चीज़ें हो पा रही हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आप लोग मुझे बता देना, मंथ के एंड में इस पूरे के पूरे एमसीक्यू का एक कंपाइलेशन मैं रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करवा दूँ या नहीं करवाऊँ, वो आप अपने जो राय है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आगे आते हैं। अब यहाँ पे एक आर्टिकल, एक क्वेश्चन ये भी है, इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में ये। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया को लेकर। अब देखो, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया लगातार चर्चा में है। क्यों? अभी आपको पता होगा हमारी नई वाली पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर हमारे पीएम मोदी ने एम्बलम को क्या किया है, अनवील किया है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अनवील करते ही एक कंट्रोवर्सी हो गई। जो अपोजिशन वाले लोग हैं उनका कहना यह है कि एम्बलम का जो फेस है, जो लायंस है, उसके ऊपर जो उनका चेहरा है वो काफ़ी अग्रेसिव है, अग्रेशन दिखा रहा है, गुस्से वाला है, वॉयलेंस दिखा रहा है, हेट दिखा रहा है ना। इसको लेकर काफ़ी विवाद भी चला। इसके ऊपर मैंने द हिंदू के अंदर एक टॉपिक भी डिटेल से कवर किया था, आपको याद आ रहा होगा, ये परसों की बात है। अब देखो यहाँ पे ये तो चर्चा में, ये तो आपने पता है। अब यहीं से एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। क्वेश्चन यह है, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया के रेफरेंस में बताओ सर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो भी हमारा एम्बलम है, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, इसको रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कौन से एक्ट के बेसिस पर, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 2005। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि स्टेट एम्बलम पर जब आप लोग इसका मोटो देखते हो, जो उसका मोटो लिखा हुआ है नीचे, वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो बताओ सर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए बोलता है वन ओनली। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो नीचे मोटो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है आपको पता होगा, मैंने आपको बता भी रखा है, वो लिखा हुआ है ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ, है ना, जिसका मतलब हम लोग बोलते हैं। तो वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। क्या ये करेक्ट है? ऑप्शन ए बोलता है वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। चलो कोशिश करो इसका आंसर देने की। इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा टू ओनली। पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। चलो अब एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो भी हमारा एम्बलम है, उस एम्बलम को रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट किया तो जाता है, लेकिन ये इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 2005 का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके लिए एक अलग एक्ट है, वो है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। ये जो एक्ट है ये बात करता है कि हमारे इस एम्बलम ऑफ इंडिया का गलत यूज़ नहीं होना चाहिए, गलत यूज़ को रोकने का काम करता है। जैसे हमारे नेशनल फ्लैग का गलत यूज़ होने का ये वाला एक्ट काम करता है, वैसे ही नेशनल एम्बलम का गलत यूज़ होने का आप कह सकते हो, अगर कोई गलत यूज़ होगा तो उसके अगेंस्ट में इस एक्ट का यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दूसरा स्टेटमेंट ऑब्वियसली बातें करेक्ट हो ही जाएगा, और यहाँ पे आप कह सकते हो इसका जो टू है वो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। हालांकि दूसरे स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं कि जो मोटो है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ, ये देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर मतलब आपको देखने को मिलेगा, और ये बेसिकली स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया के नीचे लिखा हुआ है, यानी कि वहाँ पे आप कह सकते हो ये लिखा हुआ देखने को मिलेगा आपको सत्यमेव जयते। तो ये जो कोट है, क्या ये मुंडका उपनिषद से वाकई में लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाँ सर, मुंडका उपनिषद से ही लिया गया है। इस वजह से यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाता है। तो क्या ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है? मैं तो कहता हूँ डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था साल 2014 के अंदर, आप देखोगे तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? बिल्कुल सिमिलर, नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते, ये आपको एम्बलम ऑफ इंडिया के नीचे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ये कौन से उपनिषद से लिया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मुंडका उपनिषद से लिया गया था। क्या? सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ, ठीक है ना।
आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से समझा है। बाकी मैंने आपको कंट्रोवर्सी बताई दी है, एक कंट्रोवर्सी चल रही थी यहाँ पे, जो नेशनल एम्बलम में आपको ऐसा ओरिजिनल देखने को मिलता है, जो नया वाला है जो अभी पार्लियामेंट के ऊपर अनवील किया गया वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लायन का चेहरा थोड़ा सा एग्रेसिव है, एक अग्रेशन दिखा रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है ना, आगे आते हैं। अब नेशनल एम्बलम को लेकर कुछ और फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स भी साथ ही साथ में कवर कर रहे हैं। तो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक सिंबल है जो कि भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया? तो जो लायन कैपिटल ऑफ अशोक पिलर है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल सारनाथ के अंदर देखने को मिलेगा, सॉरी उत्तर प्रदेश के अंदर जो सारनाथ के अंदर बेस्ड है, वहाँ से यहाँ पे आप कह सकते हो इस नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया। इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 में, और इंडियन नेशनल एम्बलम का जो मोटो है वो है सत्यमेव जयते, या फिर ट्रूथ अलोन ट्रिम्फ हम लोग इसको बोलते हैं। इसी नेशनल एम्बलम पर आपको 4 एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो आप कहोगे ठीक है 4 एनिमल्स हैं, लेकिन यहाँ पे सब लायन देखने को मिल रहे हैं। तो लायन के नीचे जब आप लोग इसको देखते हो, ये जो पोर्शन बना हुआ है नीचे, यहाँ पे सामने एक चक्रा है, चक्रा के अलावा यहाँ पे अलग अलग 4 जानवर और बने हुए हैं। वो 4 जानवर कौन कौन से हैं? तो एक एशियाटिक लॉयन है, फिर उसके बाद में एलिफेंट है, उसके बाद में एक बुल है, और उसके बाद हॉर्स है। तो ये 4 जानवर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये आपने एम्बलम के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसको लेकर मैंने आपके साथ में एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, आपको याद होगा। एडिटोरियल के अंदर मैंने आपको बताया था किस चीज़ को लेकर, कि अभी सरकार ने क्या किया, रेस्टोरेंट्स के ऊपर, रेस्टोरेंट्स में जो सर्विस चार्ज लिया जाता है उस सर्विस चार्ज को प्रोहिबिट कर दिया, उसके ऊपर रोक लगा दिया। अब आपसे सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, तो होटल्स अब आपके से सर्विस चार्ज नहीं ले सकते हैं, ऐसा यहाँ पर केंद्र सरकार बोल चुकी है। ये द हिंदू के अंदर पब्लिश हुआ था। तो उसी के संबंध में एक अच्छा सा क्वेश्चन तैयार है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, एक जो सर्विस चार्ज है वो एक डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है कस्टमर और रेस्टोरेंट के जो स्टाफ होते हैं उनके बीच में। दूसरा स्टेटमेंट, इसको कलेक्ट किया जाता है बैंक के थ्रू, हॉस्पिटैलिटी या फूड एंड बेवरेजेस जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो अगर अपने कस्टमर्स को सर्विस दे रही हैं तो उसके लिए एक फ़ी को चार्ज करती हैं, उसी को हम लोग सर्विस चार्ज बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट तो ये हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो रेस्टोरेंट्स ने, आप कह सकते हो जो भी ये नई गाइडलाइंस आई हैं, ठीक है, उन नई गाइडलाइंस में क्या बोला गया, जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको प्रोहिबिट कर दिया गया है कि अब वो ये सर्विस चार्ज नहीं चार्ज कर सकते, वो सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली नहीं लेंगे। होता है क्या, बिल में वो सर्विस चार्ज लगा के दे देते हैं आपको, फिर वो सर्विस चार्ज देना होता है। तो अब वो ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से सर्विस चार्ज नहीं चार्ज करेंगे। अगर कोई कस्टमर खुद अपनी मर्जी से वो सर्विस चार्ज देना चाहता है तो वो देगा, अदरवाइज होटल की साइड से कोई भी फोर्स नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ में गाइडलाइंस में एक और बात ऐड की है कि हो सकता है अब ये लोग सिचुएशन बदल दें, अब सर्विस चार्ज का नाम बदल के किसी और नाम से चार्ज लेने लगे, तो किसी और नाम से भी वो चार्ज नहीं लिया जाएगा इन होटल्स और रेस्टोरेंट्स के थ्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोलता है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो आगे आते हैं, इसके आंसर को देखते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन डी जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी के अंदर आप देखोगे तो तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेंगे। ये आप सेकंड वाले स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप देखना है कि देखो कोई भी इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी है, बैंकिंग, आपको अगर किसी कस्टमर को कुछ सर्विस दे रहा है तो उसके बदले में चार्ज करता है, वो बेसिकली सर्विस चार्ज ही कहलाता है। ठीक है ना, तो सर्विस चार्ज को लेकर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो सर्विस चार्ज क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। सर्विस चार्ज एक बेसिकली टिप है, एक डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है कस्टमर और रेस्टोरेंट के स्टाफ के बीच में या फिर वेटर स्टाफ के बीच में। उसके बाद में एक फ़ी होता है जो कि यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है उसको कलेक्ट कर लेती हैं, यह हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे गाइडलाइंस के अंदर बिल्कुल बताया गया है कि हाँ आप लोग ऑटोमेटिकली उस सर्विस चार्ज को नहीं काट सकते हो, अगर कस्टमर की मर्ज़ी होगी तो ही वो पे करेगा, अदरवाइज़ वो यहाँ पे नहीं करेगा, उससे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। तो ये सारी बातें यहाँ पे सर्विस चार्ज को लेकर रिसेंटली की गई थी, या आप आर्टिकल भी देख पाओगे, इसी वजह से क्वेश्चन तैयार किया गया। आई होप आपने इसको भी अच्छे से समझ लिया है। अब लास्ट में एक और क्वेश्चन रह गया है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आज काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो लगातार डीजीसीए चर्चा में, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन लगातार चर्चा में बना पड़ा है ना। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता होगा डीजीसीए ने स्पाइस जेट को एक नोटिस दिया था
है ना, नोटिस ये दिया कि भैया स्पाइस जेट सही से मतलब अपनी जो फैसिलिटीज़ है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली इसके प्लेन को अभी कराची में उतारा गया क्योंकि उसका जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो ऐसी प्रॉब्लम लगातार देखने को मिल रही है स्पाइस जेट के अंदर। तो डीजीसीए ने बोला भैया देखो यहाँ पे जो लोग हैं वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक नोटिस वगैरह डीजीसीए ने स्पाइस जेट को दिया था। तो डीजीसीए लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब डिस्कस थोड़ा सा हम लोग करते हैं डीजीसीए के बारे में, मतलब एविएशन सेक्टर के बारे में। जो हमारा पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर है, इस सेक्टर को लेकर दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ को लेकर, यहाँ पे जो भी हमारा सिविल एविएशन का मामला होता है, एयरप्लेन जो भी सर्विसेज होती हैं वहाँ पे सेफ्टी इश्यूज़ को रेगुलेट करने का काम करता है डीजीसीए। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट डीजीसीए से संबंधित नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट संबंधित है एईआरए से। ये क्या है? यह है एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो दूसरा स्टेटमेंट बोला गया कि ये जो एईआरए है ये बेसिकली जो हमारे एरोनॉटिकल सर्विसेज के अंदर में टैरिफ वगैरह दिए जाते हैं, टैरिफ वगैरह चार्ज किए जाते हैं, उन टैरिफ को रेगुलेट करने का काम करता है एईआरए। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो गए होंगे। सॉरी, इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है, नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो डीजीसीए आपने देख लिया, डीजीसीए रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कि जो हमारी सिविल एविएशन है, एयरप्लेन सेक्टर है, वहाँ पे सेफ्टी इश्यूज़ को रेगुलेट करने का काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट एईआरए क्या करता है? जो एरोनॉटिकल सर्विसेज के अंदर टैरिफ वगैरह लगाए जाते हैं उस टैरिफ को रेगुलेट करने का काम करता है। बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों करेक्ट नहीं है, या फिर आप कह सकते हो ऑप्शन डी नीदर 1 नर 2। तो कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? देखते हैं इस आंसर को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा नीदर 1 नर 2। नीदर 1 नर 2 क्यों बोला गया? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जब आप लोग इसके बारे में एक्सप्लेनेशन को देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन बिल्कुल एक रेगुलेटरी बॉडी है और ये सेफ्टी इश्यूज़ को लेकर वर्क करती है, इसी वजह से स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। दूसरा, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज़ एईआरए, इसको 2009 में बनाया गया था, एक स्टैचुअरी बॉडी है। और द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसको बनाया गया था ताकि जो टैरिफ्स हैं उनको ये रेगुलेट कर सके। तो इसकी वजह से स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो दोनों ही करेक्ट हैं, इसी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हो आपका आंसर हो जाएगा डी नीदर 1 नर 2, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है नॉट करेक्ट के बारे में। क्लियर हो गया? तो डीजीसीए के बारे में और कुछ डिटेल से जानना है तो आपको ये देखने को मिल जाता है। ध्यान रखना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं। डीजीसीए एक अटैच्ड ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है। एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सिविल एविएशन की फील्ड में यहाँ पे काम करती है, खासकर सेफ्टी इश्यूज़ को लेकर वर्क करता है। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बाकी सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करता है, एयर सेफ्टी का ध्यान रखता है। और डीजीसीए आप कह सकते हो फंक्शन करता है किसके साथ में मिलकर? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो सिविल एविएशन को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बॉडी है, उसके साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करता है हमारा खुद का डीजीसीए। अब डीजीसीए क्या क्या कर सकता है? तो देखो, एयरक्राफ्ट रूल 1937 के अंडर में डीजीसीए को पावर दी गई है कि डीजीसीए 1 करोड़ रुपए का फाइन चार्ज कर सकता है अगर कोई भी यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट कंपनी है उस एयरक्राफ्ट कंपनी के तहत जो भी एयरक्राफ्ट चलाया जा रहा है अगर उससे किसी भी लोगों की जान को खतरा पहुंचता है तो उसके लिए यहाँ पे उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह भी चार्ज की जा सकती है। ठीक है ना? उसके बाद में जो रेगुलेटर होगा, मतलब ये जो रेगुलेटर है डीजीसीए, ये एयरलाइन जो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होता है उसको भी यहाँ पे सस्पेंड कर सकता है। यानी जो एयरलाइन को अपनी जो एयरप्लेन्स हैं उनको ऑपरेट करने का एक सर्टिफिकेशन मिलता है तो उनको सस्पेंड करने का काम भी डीजीसीए के पास में है। तो स्टेटमेंट आपके सामने जो क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट को लेकर वो ऐसे भी बन सकता है या फिर इन स्टेटमेंट के बेसिस पर भी बन सकता है। तो दोनों को ही ध्यान रखोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना? तो ये था हमारा आज का प्रीलिम्स क्रैकर और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करके दे दिए गए हैं। आई होप आपको बहुत मदद मिल रही है और आगे भी बहुत मदद मिलेगी। बताना कि वीडियो में मज़ा आया या नहीं आया। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।